हेलो बच्चों, आज फिर से एक नया टॉपिक आया है आप लोग को क्लास 12th के लिए। आनुवंशिकता, जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें यूपी बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आते हैं एग्जाम के टाइम। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आनुवंशिकता के जनक किसको कहा जाता है। एक साइंटिस्ट थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए, हमने यहाँ पे बस मेंडल ही लिखा है, लेकिन इनका जो पूरा नाम होता है ग्रेगर जॉन मेंडल होता है। इन्हीं को आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे और आनुवंशिकता की खोज किया था। ठीक है, अब बात यह आती है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर ही प्रयोग क्यों किए थे। चलिए देखते हैं। मेंडल के सफल होने का कारण क्या था, यह भी एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए, मेंडल ने मटर का पौधा इसलिए चुना था क्योंकि भैया, जो मटर एक वर्षीय पौधा है, क्या है, मटर एक वर्षीय पौधा है। इसे आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह था कि मटर द्विलिंगी होता है, जिससे मेंडल को संकरण कराने में आसानी हुआ। ठीक है, तो चलिए इसमें लगातार वीडियो में बने रहिए और नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि वन शॉट में हम कंप्लीट करेंगे आज इस जेनेटिक्स चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखिए, मेंडल ने किया क्या था, मटर का पौधा लिया था। इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया था, मटर का 7 लक्षण निकाले। ठीक है, 7 लक्षण निकाले। सबसे पहला लक्षण था पौधे की लंबाई था। क्या था, पौधे की लंबाई। तो इसमें देखिए, एक लक्षण इन्होंने देखा कि भैया एक लक्षण प्रभावी होगा और दूसरा लक्षण अप्रभावी होगा। ठीक है, तो पौधे की लंबाई में इन्होंने देखा कि प्रभावी जो होगा लंबा होगा और अप्रभावी जो होगा बौना होगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अगला लक्षण जो देखा, बीज की आकृति। बीज की आकृति कैसी होती है, गोल होता है और झुर्रीदार होता है। कैसा होता है, गोल और झुर्रीदार होता है। तीसरा, बीज का रंग। बीज का रंग कैसा होता है, बीज का रंग पीला होता है और हरा होता है। ठीक है, अगर हम पुष्प के रंग की बात करें, पुष्प का रंग जो होता है बैंगनी होता है और सफेद होता है। पांचवा इन्होंने लक्षण दिया था, पुष्प की स्थिति क्या थी, पुष्प की स्थिति कक्षस्थ थी और अग्रस्थ था। फिर इनका जो छठवां लक्षण था, फली का रंग। फली का रंग इन्होंने कैसा लिया था बेटा, हरा और पीला लिया था। कैसा लिया था, हरा और पीला लिया था। और इन्होंने जो सातवां लक्षण लिया था वह था फली की आकृति, यानी कि मटर का जो फली होता है उसकी आकृति कैसा होता है, फैली हुई और सिकुड़ी हुई। तो इस प्रकार से मेंडल ने अपनी प्रयोग में मटर के 7 लक्षण लिए थे। ठीक है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षण लिए थे। चलिए, तो हम आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो मेंडल ने उन्हीं मटर के पौधे के 7 लक्षण को ध्यान में रख करके संकरण करवाया था। तो इन्होंने 3 नियम दिया था। ठीक है, मेंडल ने कितने नियम दिया था, 3 नियम दिया था। इसीलिए हम कहते हैं मेंडल के 3 नियम है। पहला नियम इन्होंने दिया था प्रभाविता का नियम। क्या दिया था, प्रभाविता का नियम, जिसको बेटा हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट, यानी कि प्रभाविता का नियम। तो सबसे पहले इनके नियम को समझो, उसके बाद डिफिनीशंस को लिखो। ठीक है, सबसे पहले इनके नियम ये सुनो। इन्होंने क्या लिया था, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया था। क्या लिया इन्होंने, मटर का एक शुद्ध लंबा पौधा लिया और दूसरे तरफ इन्होंने शुद्ध बौना पौधा ले लिया। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, शुद्ध लंबा के लिए जो जीन लिखा जाता है कैपिटल टी, और शुद्ध बौना के लिए लिखा जाता है स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, जब शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा के बीच में संकरण कराया गया, तो यहाँ का एक कैपिटल टी और यहाँ का एक स्मॉल टी जो है बाहर निकल के मिलकर के क्या बनाए, कैपिटल टी और स्मॉल टी बना लिए। यानी कि
और यहाँ पे जो पौधा बना कैसा बना, संकर लंबा बना F1 पीढ़ी में। ठीक है, यानी कि अगर हम शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना के बीच अगर संकरण करवाएं तो संकर लंबे पौधा मिलेंगे। अब आप लोग को समझ में आ रहा है कि संकर लंबे क्या होते हैं। देखो, ये जो तीसरा पौधा आया था यह ना तो ज़्यादा बड़ा था और ना तो ज़्यादा छोटा था, यानी कि बीच वाला था। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, संकर लंबे बोलते हैं। थोड़ा सा हम इसके बाद देखते हैं। देखिए, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो जो F1 पीढ़ी में जो जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा वह प्रभावी, तथा जो जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा वह अप्रभावी कहलाता है। ठीक है, मेंडल ने बताया कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो जो F1 पीढ़ी में जो जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा वह प्रभावी, तथा जो जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा वह अप्रभावी होगा। ठीक है, यह नियम आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो फिर बताइए, मैं फिर समझाऊंगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया, एक शुद्ध बौना पौधा लिया। शुद्ध लंबा पौधा के लिए इन्होंने कैपिटल टी लिया और शुद्ध बौना के लिए स्मॉल टी। इन दोनों के बीच में संकरण करवाया तो यहाँ के एक कैपिटल टी बाहर आया और यहाँ के एक स्मॉल टी आया, तो ये दोनों मिलकर कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि संकर लंबे पौधे बन गए। ठीक है, यही क्या है, हमारा प्रभाविता का नियम है। अब चलते हैं, हम देखते हैं अगला नियम। मेंडल का जो अगला नियम है, अगला नियम क्या है भैया, पृथक्करण का नियम। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रेशन। ठीक है, पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें मेंडल ने क्या कहा था, एक चीज याद रखो, प्रभाविता का नियम में क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा लिया गया था, फिर संकरण करवाया गया था तो F1 पीढ़ी में क्या आए थे, संकर लंबे आए थे। फिर उसी संकर लंबे का मेंडल ने क्या किया, उसी में F1 जनरेशन में क्या करवा दिया, सेल्फिंग करा दिया, यानी कि स्वपरागण करवा दिया। जब स्वपरागण करवाया तो यहाँ पे देखा कि 3 पौधे थे जो लंबे आए और एक पौधा जो था बौना आया। अब इसमें से एक पौधा जो है शुद्ध लंबा आया और 2 पौधे जो है संकर लंबे आए और एक पौधा जो है शुद्ध बौना आया। ठीक है, तो इनका जो फिनोटाइप रेशियो आया 3:1 और जीनोटाइप रेशियो आया 1:2:1। किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। जब F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराते हैं तो युग्मकों को बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं और यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। इतना चीजें समझ में आ गया, नोट्स बनाते रहिए, ऐसे ही पूरा नोट्स रहेगा। ठीक है, पृथक्करण के नियम में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या किया था, प्रभाविता के नियम में जो F1 में संकर लंबे पौधे बने थे उसी में इन्होंने स्वपरागण करा दिया और स्वपरागण कराया तो जिसमें से एक पौधा शुद्ध लंबा निकला और 2 पौधा संकर लंबे और एक पौधा शुद्ध बौना निकला। तो इन्होंने फिनोटाइप रेशियो बताया कि फिनोटाइप रेशियो 3:1 है और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 है। अब देखिए फिनोटाइप रेशियो कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लंबा लंबा कितना है, 1 2 3, 3 लंबे हैं, एक बौना है, तो फिनोटाइप रेशियो 3:1। फिनोटाइप का मतलब यह होता है जिसको हम देख सके। फिनोटाइप को हिंदी में दृश्य प्रारूप कहते हैं। जीनोटाइप यानी जीन रूप, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 2 सेम है, एक अलग है एक अलग है, तो 1:2:1 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो आया। तो ये हो गया हमारा पृथक्करण का नियम। ठीक है, अब अगला जो नियम है, अगला जो हमारा नियम है वह है स्वतंत्र अभिवहन का नियम। क्या है, स्वतंत्र अभिवहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इस नियम के अनुसार जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों का पौधों के बीच क्रॉस करवाया जाता है तो ये पृथक होकर स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, और यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। अब आप लोग को कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि द्विसंकर संकरण क्या होते हैं। देखिए, जब 2 लक्षणों को ध्यान में रख करके संकरण करवाया जाता है तो उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। समझ में आ रहा है। इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, एक बीज का रंग लिया। क्या लिया, बीज का रंग और बीज का आकार। समझ में आ रहा है।
बीज का रंग इन्होंने क्या लिया, पीला तथा हरा, और बीज का आकार इन्होंने लिया था गोल तथा झुर्रीदार। तो उसके बाद उसका इन्होंने संकरण करवाए, तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि जीनोटाइप रेशियो जो था 1:2:1, 2:4:2, रेशियो 1:2:1 आ रहा था, और फिनोटाइप रेशियो इन्होंने देखा कि 9:3:3:1 आया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने तीसरा नियम दिया था, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ठीक है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम में होता क्या है, इन्होंने देखिए बीज का रंग कैसा लिया था, बीज का रंग इन्होंने पीला लिया था और हरा लिया था। तो यहाँ पे इन्होंने बीज का रंग और आकार कैसा लिया, पीला तथा गोल। ठीक है, और हरा तथा झुर्रीदार। उनके बीच जब संकरण करवाया गया तो देखा गया कि भैया जो पौधा आए इसमें पीला गोल और हरा झुर्रीदार आए थे। फिर उनके बीच इन्होंने स्वपरागण करवाया, जब स्वपरागण करवाया तो उनको इस प्रकार का रेशियो मिला, जीनोटाइप रेशियो था 1:2:1, फिर 2:4:2, फिर 1:2:1, फिर फिनोटाइप आया रेशियो 9:3:3:1। ठीक है, तो ये तीसरा नियम भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वह है मनुष्यों में लिंग निर्धारण या सेक्स डिटरमाइनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, कि भैया मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए, मनुष्यों में जो लिंग निर्धारण होता है XY प्रकार का होता है। सबसे पहली बात कि मनुष्यों में जो भी लिंग निर्धारण होता है XY प्रकार का होता है। और देखिए, मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से ये जो 44 गुणसूत्र हैं, 44 गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र होते हैं और यह शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, और अगली चीज, ये जो दो गुणसूत्र होते हैं, दो गुणसूत्र ये लिंग गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिंग निर्धारण कैसे होता है। जब पिता का X गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र के साथ मिलता है तो पुत्री होगी। जब पिता का Y गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र के साथ मिलता है तो लड़का होगा। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे इन्होंने XY, ये फादर है यानी कि पिता है, और ये क्या है, माता है। क्या है, माता है। तो जब पिता का X गुणसूत्र इस मादा के X गुणसूत्र के साथ मिलता है तो क्या होगी, पुत्री होगी। ठीक है, और जब पिता का Y गुणसूत्र माता के X के साथ मिलता है तो क्या होगा, लड़का होगा। क्या होगा, लड़का होगा। फिर जब यह X गुणसूत्र इस X के साथ मिलता है तो क्या होगा, लड़की होगी। और फिर ये Y इस X के साथ मिलेगा तो लड़का होगा, जैसा कि आपको इस इमेज में शो हो रहा होगा। ठीक है, अगर पिता का X क्रोमोसोम यानी कि X गुणसूत्र X वाला अगर माता के X के साथ मिलता है तो क्या होगा, लड़की। अगर पिता का Y गुणसूत्र माता के X के साथ मिलता है तो क्या होगा, लड़का। ठीक है, तो ये होता है इस प्रकार से मनुष्यों में लिंग का निर्धारण। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ आनुवंशिक विकार के बारे में। किसके बारे में, कुछ आनुवंशिक विकार यानी कि जेनेटिक डिजीज के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, आनुवंशिक विकार की अगर हम बात करें तो उसमें है सबसे पहला हीमोफीलिया। क्या आता है, हीमोफीलिया आता है। तो हीमोफीलिया देखते हैं क्या होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है या बहुत देर से बनता है, और रुधिर लगातार बहने के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखिए हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया से मतलब जिस भी रोगी को हीमोफीलिया हुआ रहता है, अगर उसको चोट लग गया तो उसका ब्लड निकलने लगता है और वो ब्लड बंद नहीं होता, या तो रुधिर का थक्का बहुत देर से जमता है या तो जमता ही नहीं है। ठीक है, अब ये जमता क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया उसके प्लाज्मा प्रोटीन में जो फाइब्रिन होता है वह नहीं पाया जाता होगा या वह नहीं अनुपस्थित होगा। ठीक है,
इसके कारण हीमोफीलिया होता है। देखिए ये आनुवंशिक बीमारी है, आनुवंशिक डिजीज है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके कुछ जीन के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? इनके कुछ जीन के बारे में जानते हैं। अगर कोई पुरुष सामान्य पुरुष है तो उसके लिए हमें पता है जीन क्या होता है, एक्स वाई होता है। अगर सामान्य महिला है तो उसके लिए एक्स एक्स होती है। अगर रोग ग्रसित महिला है तो उसके लिए एक्स एच होता है। अगर महिला वाहक होगी तो एक्स एच एक्स होगा। अगर रोग ग्रसित पुरुष होगा तो एक्स एच वाई होगा, ठीक है। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। समझ में आ रहा है? तो ये जीन देखिए याद करना बहुत ही जरूरी है कि सामान्य पुरुष का एक्स वाई, सामान्य महिला का एक्स एक्स, रोग ग्रसित महिला का एक्स एच, वाहक महिला का एक्स एक्स और रोग ग्रसित पुरुष का एक्स वाई, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, थोड़ा देख लेते हैं पहले क्वेश्चन, तब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगा कि एक्स वाई क्या है, एक्स एक्स क्या है, एक्स एच वाई, एक्स एच एक्स, एक्स एच एक्स, एक्स एच एक्स, ये सब क्या है उसके बारे में पता लग जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जैसा कि आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा है, इसमें लिखा गया है एक सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफीलिया से ग्रसित महिला से कराने पर उनकी संतानों में हीमोफीलिया होगा या नहीं। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर देखिए पुरुष होगा तो पुरुष सामान्य है। कैसा है? पुरुष सामान्य है, तो सामान्य का जीन होता है एक्स और वाई होता है। क्या होता है? एक्स और वाई होता है। महिला क्या है? रोग ग्रसित है, तो रोग ग्रसित के लिए एक्स एच होता है। अब इसका देखिए एक्स एच एक्स एक्स कर दिया, एक्स एच वाई, एक्स एच वाई, तो उसके बाद जीन मिला लिया हमने। एक्स एच एक्स क्या है? पुत्री वाहक होगी। एक्स एच वाई पुत्र रोग होगा। एक्स एच एक्स पुत्री वाहक होगी। एक्स एच वाई पुत्र रोग होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब अगली जो हमारी बीमारी आती है वर्णांधता, इसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है भैया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं और इसका जीन जो होता है एक्स गुणसूत्र पर होता है, ठीक है। और हीमोफीलिया का जो जीन होता है वह वाई गुणसूत्र पर होता है, ठीक है। इसका भी जीन क्या होता है? सामान्य के लिए एक्स वाई, सामान्य महिला के लिए एक्स एक्स, रोग ग्रसित महिला के लिए एक्स सी, वाहक महिला के लिए एक्स और रोग ग्रसित पुरुष के लिए एक्स सी वाई होता है। तो चलिए इसका भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक आता है गुणसूत्री विकार क्या होते हैं। हमको गुणसूत्री विकार जो है 3 विकार पढ़ने हैं। सबसे पहला आता है आपका डाउन सिंड्रोम, ठीक है। यह रोग 21वें जोड़ी गुणसूत्र के ऑटोसोम में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारा सामान्य गुणसूत्र क्या होता है? 46, ठीक है। सामान्य में कितना पाया जाता है? 46। जब एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा? डाउन सिंड्रोम होता है। 21वें जोड़ी पे अगर एक गुणसूत्र बढ़ा तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। थोड़ा इसका लक्षण देख लेते हैं। देखिए इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चेहरा मंगोलियन लोगों की भांति माथा चौड़ा, गर्दन और अंगुलियां या छोटी तथा फूली हुई, कद छोटा, मंद बुद्धि, जीभ मोटी और हाथ फूला हुआ, इस प्रकार के लक्षण जो है दिखाई देते हैं। इनका देखिए चेहरा जो कैसा है? मंगोलियन जैसा है। पैर भी फूला होगा, हाथ की अंगुलियां भी फूली हैं, हाथ भी फूला हुआ है। तो इस प्रकार के लक्षण को हम क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। तो जल्दी से इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हमारा जो अगला सिंड्रोम आता है वह होता है टर्नर सिंड्रोम। क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम होता है। थोड़ा इसके बारे में हम जान जाते हैं। यह सिंड्रोम केवल महिलाओं में देखने को मिलता है, ठीक है। यह सिंड्रोम केवल महिलाओं में देखने को मिलता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 45 हो जाता है, यानी कि एक गुणसूत्र घट जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके लक्षण देखते हैं। इनका कद छोटा तथा जननांग यानी कि अंडाशय अल्प विकसित या अनुपस्थित होता है, ठीक है।
और ये स्त्रियां नपुंसक या बाज होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? नपुंसक या बाज होती हैं। और जो हमारा टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें गुणसूत्र 46 के स्थान पर 45 हो जाते हैं। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम चलते हैं अगले सिंड्रोम पे, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। अब हमारा जो अगला है यह है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। क्या है? क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। देखिए, इस सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 यानी कि XXY हो जाता है। इसमें वृषण अल्प विकसित होता है। क्या होता है? अल्प विकसित होता है। ऐसे पुरुष बंध कहलाते हैं या नपुंसक कहलाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए लक्षण स्त्रियों की तरह स्तन पाए जाते। इसमें क्या होते हैं? देखिए, स्त्रियों की तरह इस प्रकार से स्तन पाए जाते हैं। ठीक है, इनके शरीर पर स्त्रियों की तरह बाल भी नहीं होते हैं। इनके शरीर पर आप देखेंगे तो स्त्रियों की तरह बाल भी नहीं होते हैं। ये नपुंसक होते हैं तथा शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है इनमें। इनमें भैया जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु का निर्माण इसमें नहीं होता है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है अपूर्ण प्रभाविता, जिसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है? देखिए, F1 पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मध्यवर्ती परिणाम दर्शाता है। थोड़ा सा देखते हैं। तो इन्होंने उदाहरण में लिया गया था गुलाब बास के लाल व सफेद पुष्प के पादपों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ? एक तरफ ये लाल पुष्प वाला पौधा लिया गया था, एक तरफ सफेद पुष्प वाला पौधा लिया गया था। इन दोनों के बीच में जब संकरण करवाया गया तो क्या हुआ? एक पिंक कलर का पौधा मिला। यानी कि क्या हुआ? ये दोनों लक्षण में से कोई भी लक्षण प्रभावी ना होकर के ये मध्यवर्ती लक्षण दिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं। अब ये जो हमारा कैपिटल आर और स्मॉल आर यानी कि पिंक कलर के जो पुष्प आए थे उसमें स्वपरागण करवा दिया गया। जब स्वपरागण करवाया गया तो उसमें देखा गया उसका फिनोटाइप रेशियो 3:1 आया था और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 आया था। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इस चैप्टर का एक टॉपिक बचा है सह प्रभाविता, यानी कि इसको हम कोडोमिनेंट बोलते हैं। उसको हम अगले वीडियो में उसको हम लेके आएंगे कि सह प्रभाविता क्या होता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर जिसको नहीं आया है वो यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शंस में, और जो हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं वो हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।